हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का टॉपिक व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म लेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी। तो राजनीति विज्ञान विषय में जो एक बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान के क्षेत्र में कैसे प्रवेश दिला सकते हैं, इस पर कुछ मंथन और चर्चा राजनीति के वैज्ञानिकों ने की, जिसके बाद एक ऐसा विश्लेषण सामने आया कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए इसमें कुछ और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जो परंपरागत दृष्टिकोण जो है उसके प्रति एक असंतोष और परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष उन ऐसी तकनीकों और विधियों के प्रति एक्चुअली असंतोष था जिसके आधार पर राजनीति शास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख पा रहे थे। तो ऐसे कुछ जो राजनीति और शासन की प्रक्रियाओं को जो परंपरागत दृष्टिकोण थे उनके आधार पर नहीं समझा जा सकता था। तो इसलिए राजनीति शास्त्र को एक ऐसे विषय के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो डेविड ईस्टन को दिया जाता है, जो कि जिन्होंने राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान और व्यवहारवादी उपागम के द्वारा राजनीतिक तथ्यों की जो व्याख्या है वो किस प्रकार की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी कुछ अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा ग्राहम वेल्स, ब्रैडले आदि ने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी थी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी जो एक सिद्धांत है या जो व्यवहारवादी एक उपागम है वो किस प्रकार से राजनीति और शासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन या राजनीतिक व्यवहार जो है वो किस प्रकार से इस व्यवहारवादी उपागम के द्वारा किया जा सकता है। बेसिकली व्यवहारवाद एक अनुभवात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें व्यक्ति के मूल्यों और कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति का व्यवहार एक समूह के रूप में, एक सार्वजनिक रूप में किस प्रकार से करता है इस पर बल दिया गया है, और इस आधार से जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है व्यवहारवादी उपागम। कुछ विद्वानों ने इसके डेविड ईस्टन ने जैसे बताया कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा मनुष्य का ऐसा व्यवहार जो व्यवस्था को प्रभावित करता है या व्यवस्था से प्रभावित होता है, उसमें उसके व्यक्तिनिष्ठ मूल्य या उसके कल्पना उनको कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर राजनीति की जो संरचनाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचनाएं हैं और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी एक संरचना होती है, जैसे हम कहें कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसकी संरचना, इसका एक स्वरूप है, इसका एक स्ट्रक्चर है, और इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, ये कैसे काम करती है ना। तो क्या चीज़ हुई, एक तो उसका एक्शन है ना, एक्शन कैसे किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो उस पर कहीं ना कहीं बहुत अधिक बल दिया गया है। रॉबर्ट डहाल ने जो कि राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही बड़े विश्लेषक हैं, और उन्होंने इसको और अधिक विस्तृत रूप में स्पष्ट किया है और कहा है कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो कि परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययनों से बिल्कुल विपरीत है और एक ऐसा दृष्टिकोण स्थापित करना
चाहता है, जिसके आधार पर कोई कुछ जो नवीन पद्धतियां हैं, जो नवीन उपागम है, जिनकी सहायता से जिनके द्वारा जो राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसी आनुभविक और ऐसे तथ्यों को और ऐसी स्थापनाओं को प्रस्तुत करना है जिसके आधार पर एक व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया को स्थापित किया जा सके और समझा जा सके। ठीक है ना। तो ये इसमें राजनीति विज्ञान के जो आनुभविक तथ्य हैं और उनकी जो वैज्ञानिकता है उनको शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा हम थोड़ा पीछे चले जाएं कि जो बार बार बात कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे वैसे व्यवहारवादी जो एक प्रक्रिया है या जो व्यवहारवाद है वो हम प्लेटो से लेकर अरस्तु, मैकियावेली और जॉन लॉक और कई सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम का अपने अपने तरीके से अपने अपने संदर्भ की परिस्थितियों में अध्ययन और उसका विश्लेषण किया है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन क्यों होते हैं। जैसे हम लेकिन 20वीं शताब्दी में या आधुनिक दृष्टिकोण में हम कहें, जब हम राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में ये परिवर्तन बहुत आवश्यक हो गया था। अब प्लेटो ने यूनान के नगर राज्यों में व्यवहारवाद को देखा, उसने व्यक्ति के चरित्र के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन को बता दिया। अरस्तु ने तथ्यों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात की, मूल्यों के आधार पर। मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता को राजनीति को अलग अलग कर के राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहारवाद की बात की। तो आधुनिक दृष्टिकोण में डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाहल और विद्वान जैसे कुछ और भी विद्वान जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम के विकास के आधार पर, जैसे 1908 में ग्राहम वालस ने एक पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, है ना। बेंटले ने एक पुस्तक लिखी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे कुछ अध्ययन, ऐसे कुछ रचनाएं, ऐसे कुछ ग्रंथ आ गए जिसके आधार पर शासन और राजनीति के अध्ययन में एक व्यवहारवादी पद्धति को शामिल किया गया। तो ये एक ऐसा अध्ययन है, ये एक क्योंकि बहुत सारे जो आधुनिक दृष्टिकोण को लेकर के राजनीति विज्ञान के स्वरूप को और अधिक विस्तृत करने में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और अमेरिकन पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हम जिनको कह सकते हैं, जो कि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर इसमें परिवर्तन और विश्लेषण को आगे ले जा रहे थे, जिनको लगता था कि ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं आधुनिक प्रक्रियाओं को समझने में सक्षम नहीं है। वो इतिहास हैं होंगे, ये वर्णनात्मक पद्धतियां होंगी या व्याख्या के आधार पर पद्धतियां होंगी, है ना। तो कई सारे जो और सामाजिक विज्ञान हैं, है ना, सोशल साइंसेस के जो और विषय हैं, उन विषयों को साथ में लेकर के जो नई पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। तो कुछ ऐसी कुछ विद्वानों का मानना था कि ये एक मनोदशा हो सकती, व्यवहारवाद, है ना, ये एक मनोवृत्ति हो सकती है, ये एक एटीट्यूड हो सकता है। तो अलग अलग इसके स्वरूप विद्वानों ने बता दिए। डेविड ईस्टन एक ऐसा नाम है, अब इसको हम कह सकते हैं कि 1945 से लेकर के और 1960 और 65 के दशक तक जो व्यवहारवादी उपागम की स्थापना हुई और 1965 में एक दृष्टिकोण सामने आया जो डेविड ईस्टन ने अपने लेख में द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में बता दिया कि जो व्यवहारवाद है उसके कुछ माइलस्टोन्स हैं, उसकी कुछ आधारशिलाएं हैं जिसके आधार पर व्यवहारवाद को समझा जा सकता है। और ये कुछ व्यवहारवाद के आधार और लक्ष्य उन्होंने बता दिए कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला जो आधार बताया वो बताया नियमन या वेरिफिकेशन, है ना, कि व्यवहारवादी का मानना है कि जो राजनीतिक व्यवहार है उस राजनीतिक व्यवहार को
हम किस आधार पर एक सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि वो राजनीतिक व्यवहार का सामान्यीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, या मानवीय व्यवहार की जो व्याख्या है उसमें कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा है सत्यापन या वेरिफिकेशन, कि मानवीय व्यवहार को समझने के लिए जो भी सामग्री इकट्ठी की जाएगी उसको फिर से जांच भी उसकी की जा सके, है ना। जो भी आंकड़े और जो तथ्य लिए जाएंगे वो किस तरह से उनको कौन सी एक्शन होगा, कौन सी क्रिया होगी जिसके द्वारा उनको सत्यापित किया जा सके। जैसे कोई भी घटना घटित होती है तो हम देखते हैं ना टीवी पे बहुत बार कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं, तो उसको सत्यापित करने के लिए मीडिया के लोग जो हैं वो अलग अलग प्रूफ जो हैं वो प्रस्तुत करते हैं कि वो किस तरह से वो एक्शन में आया और आगे उस पर क्या होने वाला है। जैसे हम कहते हैं ना कोई भी काम हुआ, कोई एक्शन हुआ, तो उस एक्शन पर रिएक्शन कैसे होगा, उस रिएक्शन के बाद उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें कई चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए नेक्स्ट आता है तकनीकी प्रयोग, है ना, उस यूज़ ऑफ टेक्निक्स। तो जो भी पहला और दूसरा जो स्टेप गया नियमन और सत्यापन के बाद, तो उस सामग्री की व्याख्या करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों को अपनाया जाना है ना, किस आधार पर, कैसे उस मानवीय व्यवहार का जो विश्लेषण है वो किस आधार पर किया जाएगा, उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, उसके विश्लेषण के परिणाम क्या होंगे, है ना, कौन से साधनों को अपनाया जाएगा, कैसे उसको ज्ञान का जो के आधार पर जो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं वो प्रमाणित होती हैं या वो प्रमाणित नहीं होती हैं ना, कितनी वैध हैं और कितनी वैध नहीं है, ये कैसे सिद्ध होगा। नेक्स्ट है परिमाणीकरण, है ना, क्वांटिफिकेशन, कि जो भी विवरण किया गया है पिछले 3 के आधार पर उसको एक व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध रूप में एक मापन और परिमाणीकरण उसका किया जाना ज़रूरी है ना, जिससे वो मेजर किया जा सके। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण, ठीक है, और आदर्श निर्माण या आदर्श निर्माण, की जो सामान्य व्यवहारवादी जो है मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं। नैतिक मूल्य, जैसे हम कहें ना, नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं जिनको शामिल करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन मूल्यों और आदर्शों को जो अध्ययन करता है या जो शोध करता है या जो व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है वो उससे कहीं ना कहीं उनको अलग भी रखा जाना ज़रूरी होता है ना, उनसे वो जो व्यवस्था का अध्ययन है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगला है व्यवस्था बद्धीकरण, सिस्टमेटाइजेशन, कि जो भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवाद के द्वारा जो अध्ययन किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से क्रमबद्ध होने चाहिए। यानी कि जैसे हम रिसर्च करते हैं ना किसी भी विषय को पर, तो रिसर्च करने के लिए हमें उस विषय के आधार पर उसका व्यवस्थित वर्णन, व्यवस्थित चित्रण करना आवश्यक हो जाता है। उसके द्वारा ही हम उस आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ही हम एक सिद्धांत के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा वो सारा जो अध्ययन है, वो जो विश्लेषण है, जो अवलोकन है, वो पूरा बेकार हो जाता है या निरर्थक हो जाता है। नेक्स्ट जो आधारशिला है डेविड ईस्टन के अनुसार वो है विशुद्ध विज्ञान की, यानी प्योर साइंस, है ना। ज्ञान का जो प्रयोग है उसका एक जो वैज्ञानिक जो पहलू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना कि सैद्धांतिक उसका जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन और उसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें विचार पहले आता है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका, जो सैद्धांतिक पार्ट है उसका, वो पहले आता है।
उसको हम एक आधार देते हैं, उसको हम एक स्वरूप प्रदान करते हैं, और उसके बाद ही हम समाज की जो समस्याएं हैं या समाज की जो गतिविधियां हैं उनको समझने और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, साइंस के बच्चे जो भी ये छोटी सी एक चीज़ है, 10 तक सबने पढ़ी है, तो प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में क्या फ़र्क होता है, उसी आधार पर ये विशुद्ध विज्ञान की जो बात है डेविड ईस्टन ने करी है। लास्ट जो पॉइंट है वो है समग्रता का या इंटीग्रेशन का, कि जितना भी पहले से लेकर के 7 तक जो भी सॉरी अध्ययन को लेकर के जो सामग्री इकट्ठा करने से लेकर के उसको मानवीय व्यवहार का एक सामान्य व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करने से लेकर के एक विशेष व्यवहार में प्रस्तुत करने से लेकर के जो चीज़ें एकत्र की गई हैं, उस आधार पर व्यवहारवादियों का मानना है कि जो मानव व्यवहार है वो अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है ना। उसका जो अध्ययन है वो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग खंडों में नहीं होना चाहिए। इसलिए मानवीय व्यवहार में एक मूलभूत, एक मौलिक एकता जो है वो पाई जाती है, जिसके आधार पर जो समाज विज्ञान है वो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन उस संदर्भ में करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि इस व्यवहारवादी, ये एक प्रकार का आंदोलन है, ये एक प्रकार का परिवर्तन था, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ, और इसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे कि ये एक प्रारंभ में एक व्यवहारवादी उपागम एक ऐसा शब्दों का जाल बनकर रह गया जिसके आधार पर इसकी एक आलोचना या इसकी एक बहुत बड़ी कमी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जैसे हम कहें कि ये एक बहुत ज़्यादा ऐसे डिक्शनरी में जब बहुत भारी भारी शब्द होते हैं ना, बहुत कठिन शब्द होते हैं, तो उस कठिन शब्दावली के जाल में इस व्यवहारवादी उपागम को ऐसा डाल दिया गया कि जिससे जो एक नया दृष्टिकोण था उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। फिर राजनीतिक व्यवहार को वैज्ञानिक कैसे बनाया जा सकता है, या उसमें साइंटिफिक क्या है ना, कौन कब कहाँ कैसे प्राप्त करना चाहता है, उसमें कौन सी साइंटिफिक लॉजिक है, या उस साइंटिफिक लॉजिक का अध्ययन हम केवल व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को और उसकी कल्पनाओं को अलग रख के ही कर सकते हैं, तो ये भी मानना अपने आप में एक गलत था। कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं एक सामान्य और नियमित गुणों का अध्ययन करता है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में जो है वो सही नहीं है। फिर राजनीति विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है ना, क्योंकि प्रकृति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में काफ़ी अंतर है। इसलिए राजनीति विज्ञान के जो तथ्य हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों की तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल और परिवर्तनशील है, ठीक है। तो उनको मापना और उनको सत्यापित करना एक बहुत ही कठिन काम है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं जिसे उसे माप लिया जाए। तो इस आधार पर और फिर पद्धतियों पर कुछ ज़्यादा बल दिया गया है। जो एक तकनीक है, जो तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करना है, उसमें टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है, तो जो व्यवहारिक नहीं है और जिनमें तथ्यों को भुला दिया गया है। तो मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक मूल्यों और तथ्यों के बीच में एक भेद की स्थिति, जो फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी जिसको कहा गया, तो वो एक बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। इसलिए व्यवहारवादी जो एक पद्धति है ये अपने आप में काफ़ी खर्चीली और एक बहुत ही ऐसी पद्धति हो गई, क्योंकि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना इन उपागमों का मुख्य उद्देश्य रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये केवल और केवल नीति निर्धारण के संदर्भ में हम कहें कि कई सारी इसमें कमियां दिखाई देती हैं, और इस आधार पर जो
व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस मानवीय स्वभाव का अध्ययन करने में भी सक्षम नहीं है। ठीक है, तो जो हम कहें ना कि संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का, मैथमेटिक्स जैसे हम कहें विषय है, अब उससे मानवीय स्वभाव का हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, ये दोनों ही एक बहुत अलग चीज़ हैं। तो इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण से निकल करके और व्यवहारवादी दृष्टिकोण तक, या हम कहें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नवीन राजनीति विज्ञान सामने आया, जो जैसे हम कहें कि विश्व में एक शीत युद्ध की लहर आ गई, विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के ने जिस वातावरण को जन्म दिया है ना, वो तो ख़त्म हो चुका है। तो परिवर्तन के आधार पर जो व्यवहारवादी उपागम है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें शामिल होनी शुरू हो गई। तो व्यवहारवाद केवल एक उपागम या दृष्टिकोण नहीं है, उसका राजनीति विज्ञान की संपूर्ण जो विषय वस्तु है उसको एक नवीन रूप में, एक नए रूप में प्रस्तुत करने का एक साधन है। इसलिए व्यवहारवाद केवल एक सुधार नहीं था, व्यवहारवाद केवल एक आंदोलन ही नहीं था, बल्कि राजनीति शास्त्र के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसने राजनीति विज्ञान को मूल्य, नई भाषा, नई पद्धति, टेक्निक्स है ना, और एक नई दिशाएं जो हैं वो प्रदान की, जिसने आनुभविक वैज्ञानिकता जो है इस विषय को प्रदान किया। और एक और चीज़ जब हम बात करें यहाँ पर जो इसके महत्व को कहीं ना कहीं दर्शा देता है, वो है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। एक इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं सामने आया है कि जो राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो दूसरे जो विषय हैं समाज विज्ञान के, उनके साथ भी इनको जोड़ा गया। फिर जो मानवीय व्यवहार है, वो मानवीय व्यवहार में वैज्ञानिक और अनुभववाद के आधार पर जो नई पद्धतियाँ और नए क्षेत्र जो राजनीति विज्ञान विषय में शामिल किए गए, तो राजनीति विज्ञान में जैसे हम कहें कि मतदान व्यवहार की प्रक्रिया से हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। सिस्टम में कौन से लोग हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, व्यक्ति कौन, कहाँ और कब, कैसे और क्या प्राप्त करना चाहता है। तो इसका ही विश्लेषण नहीं है केवल, हम इस पद्धति के आधार पर हम विश्व राजनीति या अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक पद्धति का, अध्ययन पद्धति का प्रतीक है और इसके आधार पर एक नया अध्याय राजनीति विज्ञान विषय में डाला गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा इसी में ही मूल्यों और तथ्यों को जिसमें शामिल किया गया, वो एक सुधार, एक प्रक्रिया और शामिल हो जाएगी इसमें, वो होगी उत्तर व्यवहारवाद। थैंक यू।